महारानी पद्मिनी भारतीय नारी के पातिव्रत्य, सतीत्व, साहस और तेजस्विता की प्रतीक हैं। अनुपम सौंदर्य के साथ ही उनमें बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का मणि कांचन संयोग था। अपने धर्म और आत्मसम्मान के लिए मर मिटने वाली चित्तौड़ की बलिदानी परंपरा की वे प्रतिनिधि हैं। प्रस्तुत है उन्हीं वीरांगना महारानी पद्मिनी की शौर्य गाथा। नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है महारानी पद्मिनी की शौर्य गाथा। रावल समर सिंह के बाद उनका पुत्र रत्न सिंह चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठा। रत्न सिंह की रानी पद्मिनी अपूर्व सुंदरी थी। उसकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी, जिसे सुनकर दिल्ली का तत्कालीन बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ललायत हो उठा और उसने चित्तौड़ दुर्ग पर एक विशाल सेना के साथ चढ़ाई कर दी। उसने चित्तौड़ के किले को कई महीनों से घेरे रखा, पर दुर्ग के रक्षार्थ तैनात राजपूत सैनिकों के अदम्य साहस तथा वीरता के चलते कई महीनों की घेराबंदी तथा युद्ध के बावजूद भी वह चित्तौड़ के किले में घुस नहीं पाया। तब उसने कूटनीति से काम लेने की योजना बनाई और अपने दूत के द्वारा चित्तौड़ नरेश रत्न सिंह के पास संदेश भेजा कि हम तो आपसे मित्रता करना चाहते हैं। रानी की सुंदरता के बारे में हमने बहुत सुना है, सो हमें सिर्फ एक बार रानी का मुंह दिखा दीजिए। हम घेरा उठाकर दिल्ली लौट जाएंगे। यह अपमानजनक संदेश सुनकर रत्न सिंह आग बबूला हो उठे, पर रानी पद्मिनी ने इस अवसर पर दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपने पति रत्न सिंह को समझाया कि मेरे कारण व्यर्थ ही चित्तौड़ के सैनिकों का रक्त बहाना बुद्धिमानी नहीं है। रानी को अपनी नहीं, पूरे मेवाड़ की चिंता थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके चलते पूरा मेवाड़ राज्य तबाह हो जाए और प्रजा को भारी दुख उठाना पड़े, क्योंकि मेवाड़ की सेना अलाउद्दीन की विशाल सेना के आगे बहुत छोटी थी। सो उसने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा कि रानी प्रत्यक्ष तो उसके सामने नहीं आएंगी। अलाउद्दीन चाहे तो रानी का मुख आईने में देख सकता है। अलाउद्दीन भी समझ रहा था कि राजपूत वीरों को हराना बहुत कठिन काम है। बिना जीत के घेरा उठाने से उसके सैनिकों का मनोबल टूट सकता है और साथ ही उसकी बदनामी भी होगी। अतः उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। चित्तौड़ के किले में अलाउद्दीन का स्वागत रत्न सिंह ने अतिथि की तरह किया। रानी पद्मिनी का महल सरोवर के बीचों बीच था। अलाउद्दीन को दूर से आईने में रानी के मुखार बिंद का प्रतिबिंब दिखाया गया। उसके अनुपम सौंदर्य को देखकर अलाउद्दीन चकित रह गया और उसने मन ही मन रानी को पाने के लिए कुटिल चाल चलने की सोच ली। जब रत्न सिंह अलाउद्दीन को वापस जाने के लिए किले के द्वार तक छोड़ने आए तो उसने अपने सैनिकों को संकेत कर रत्न सिंह को धोखे से गिरफ्तार करवा लिया। रत्न सिंह को कैद करने के बाद अलाउद्दीन ने प्रस्ताव रखा कि रानी को उसे सौंपने के बाद ही वह रत्न सिंह को मुक्त करेगा। रानी ने भी कूटनीति का जवाब कूटनीति से देने का निश्चय किया और उसने अलाउद्दीन को संदेश भेजा कि मैं मेवाड़ की महारानी अपनी 700 दासियों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होने से पूर्व अपने पति के दर्शन करना चाहूँगी। यदि आपको मेरी यह शर्त स्वीकार है तो मुझे सूचित करें। रानी का ऐसा संदेश पाकर कामुक अलाउद्दीन की खुशी का ठिकाना न रहा और उस अद्भुत सुंदरी रानी को पाने के लिए बेताब उसने तुरंत रानी की शर्त स्वीकार कर संदेश भिजवा दिया। उधर रानी ने गोरा तथा बादल के साथ रणनीति तैयार कर 700 डोलियां तैयार करवाईं और इन डोलियों में 6 हथियारबंद राजपूत वीर सैनिक बिठा दिए। डोलियों को उठाने के लिए भी कहारों के स्थान पर छांटे हुए वीर सैनिकों को कहारों के वेश में लगाया गया। इस तरह पूरी तैयारी कर रानी अलाउद्दीन के शिविर में अपने पति को छुड़ाने हेतु चली। उसकी डोली के साथ गोरा
तथा बादल जैसे युद्ध कला में निपुण वीर चल रहे थे। अलाउद्दीन एवं उसके सैनिक रानी के काफिले को दूर से देख रहे थे। सारी पालकियां अलाउद्दीन के शिविर के पास आकर रुकी और उनमें से राजपूत वीर अपनी तलवारें निकालकर यवन सेना पर अचानक टूट पड़े। इस तरह अचानक हमले से अलाउद्दीन की सेना हक्की बक्की रह गई और गोरा तथा बादल ने तत्परता से रत्न सिंह को अलाउद्दीन की कैद से मुक्त कराकर सकुशल चित्तौड़ के दुर्ग में पहुंचा दिया। इस हार से अलाउद्दीन बहुत लज्जित हुआ और उसने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने की ठान ली। फिर तो भयंकर युद्ध छिड़ गया। किला चारों ओर से अलाउद्दीन के सैनिकों से घिरा था। बाहर से किले में कोई खाद्य सामग्री आ नहीं सकती थी, अतः युद्ध के कारण किले में खाद्य सामग्री का अभाव हो गया। राजपूतों तथा वीरांगनाओं ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करने से आत्म बलिदान दे देना ठीक समझा। ऐसी कठिन परिस्थिति में राजपूत सैनिकों ने केसरिया बाना पहनकर युद्ध करने और वीरांगनाओं ने दहकती चिता में प्रवेश कर जौहर करने का निश्चय किया। जौहर के लिए गोमुख के उत्तर वाले मैदान में एक विशाल चिता का निर्माण किया गया। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 राजपूत रमणियों ने गोमुख में स्नान तथा अपने संबंधियों को अंतिम प्रणाम कर जौहर चिता में प्रवेश किया। थोड़ी ही देर में देव दुर्लभ सौंदर्य अग्नि की लपटों में स्वाहा होकर कीर्ति कुंदन बन गया। जौहर की ज्वाला की लपटों को देखकर अलाउद्दीन खिलजी भी हतप्रभ हो गया। महाराणा रत्न सिंह के नेतृत्व में केसरिया बाना धारण कर 30,000 राजपूत सैनिक किले के द्वार खोल भूखे सिंहों की भांति खिलजी की सेना पर टूट पड़े। भयंकर युद्ध हुआ। गोरा और उसके भतीजे बादल ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। बादल की आयु उस वक्त सिर्फ 12 वर्ष की ही थी। उसकी वीरता का एक गीतकार ने इस तरह वर्णन किया है। बादल 12 बरस रो लड़ियों लाखा साथ, सारी दुनिया पेखियों वो खाड़ा बे हाथ। इस प्रकार 6 माह 7 दिन के खूनी संघर्ष के बाद विजय की असीम उत्सुकता के साथ खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश किया, लेकिन उसे एक भी पुरुष, स्त्री या बालक जीवित नहीं मिला जो यह बता सके कि आखिर विजय किसकी हुई और जो उसकी अधीनता स्वीकार कर सके। उसके स्वागत के लिए बची तो सिर्फ जौहर की प्रज्वलित ज्वाला और छत बिछत लाशें तथा उन पर मड़राते गिद्ध कौवे। रतन सिंह युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी राजपूत नारियों की कुल परंपरा की मर्यादा और अपने कुल गौरव के रक्षार्थ जौहर की ज्वालाओं में जलकर स्वाहा हो गईं, जिसकी कीर्ति गाथा आज भी अमर है और सदियों तक आने वाली पीढ़ी को अपने आत्मसम्मान के लिए गौरवपूर्ण आत्म बलिदान की प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।